नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी में बताने जा रहा हूं। 100 प्रश्नों का सटीक उत्तर है जो 8 मई को परीक्षा हुई थी। दोस्तों, वही प्रश्न पत्र जो आप लोगों को मिला था उसी का टोटल मैं आप लोग को उत्तर बताऊंगा। कैटेगरी के अनुसार कितनी मेरिट जाएगी यह सब तो पता ही चल जाएगा पेपर का पैटर्न देखते ही। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को ये कहूँगा कि जो 100 प्रश्नों के उत्तर मैं बता रहा हूँ, फटाफट आप लोग प्रश्न पुस्तिका को खोलें और मिलान करना शुरू कर दें। दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ एकदम सटीक बता रहा हूँ। कल मैंने 50 क्वेश्चन का कराया था, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो प्रश्न पत्र आया था बहुत ही धुंधला था। अब जो 100 प्रश्नों का मिला था दोस्तों वो भी धुंधला है, लेकिन मैं आप लोग को बताऊँगा। आप लोग फटाफट मिलान करिए। मैं बता रहा हूँ कि 100% जो है आप लोगों का उत्तर इसी तरह जो है मिलेगा, जो आयोग की तरफ से उत्तर कुंजी जारी होगी। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी एएनएम बहनों तक पहुँच जाएगा। दोस्तों, संख्या बहुत कम देखता हूँ मैं, आप लोगों की जो है संख्या बहुत कम रहती है, लेकिन संख्या को बढ़ाइए। यह देखिए दोस्तों, जो उत्तर कुंजी जारी हुई है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यह मेरे द्वारा जो है बनाई गई है। पूरा जो है जो आपके उत्तर पुस्तिका मिली थी उसी से जो है वो प्रश्न पुस्तिका दोस्तों, उत्तर पुस्तिका नहीं, प्रश्न पुस्तिका जो मिली थी आपको उसी का जो है मैं आंसर लेकर आया हूँ। यह देखिए दोस्तों, मैं वही जो प्रश्न पुस्तिका आप लोग को मिली थी मैं उसका 1 लाइनर कर दिया हूँ। आप लोग यही आंसर मिलान करिएगा। जो यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का परीक्षा हुआ है 8 मई को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक नहीं? तो कौन सा दोस्तों? शिक्षा जो है नहीं होता है। आप लोग मिलान करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो है आप देख लीजिएगा, मैं केवल उत्तर बताते चल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर संचारी रोग है? तो दोस्तों कैंसर जो है गैर संचारी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि वर्गीकरण के 5 M कौन से हैं? तो दोस्तों कौन कौन से हैं? संचलन, विवाह, मृत्यु दर, गतिशीलता और प्रवासन। जो ये ऑप्शन यही मैं 100% बता रहा हूँ, एकदम सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस क्षेत्र पर काम करता है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जितना मैं पढ़ाया था दोस्तों आप लोग का वही आया है। मैंने कहा था कि लगभग 60 से 70% जो है मेरा पढ़ाया हुआ आएगा, और वही हुआ। लगभग 70 से 75 क्वेश्चन जो है दोस्तों डिक्टो मिल रहे हैं। ये सब दोस्तों मैं पढ़ा चुका था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है? तो दोस्तों 30,000 आबादी को, ये भी मैंने बताया था। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कवर करता है? तो 4 को करता है दोस्तों, ये भी मैं बताया था। भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये तो सभी को पता, इसको मैंने पढ़ाया था, नई दिल्ली में। यूनिसेफ द्वारा मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? MCH केयर दोस्तों, इसका मतलब है मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है? शिक्षा के लिए दोस्तों बहुत से लोग जो है गलत लगा के चले आए हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा जो है ऑप्शन उसमें कही दिया गया था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरान एएनएम को क्या करना चाहिए? तो अगर गर्भवती महिला है, अगर एएनएम अगर घर पर गई हैं गर्भवती महिला के, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन, HB मतलब हीमोग्लोबिन, मूत्र में शर्करा मतलब उसका देखा जाता है कि मूत्र में शर्करा तो नहीं है, शुगर जिसको कहते हैं दोस्तों, और एल्बुमिन की जांच जरूर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं दोस्तों। परिवार नियोजन के लिए एएनएम की जिम्मेदारी क्या है? योग्य जोड़े की जानकारी प्राप्त करना। योग्य जो है दोस्तों, यही जो है परिवार नियोजन के लिए एएनएम की जिम्मेदारी है। मैं आपको बताया था दोस्तों एएनएम से कई क्वेश्चन आएंगे। आप लोग जो है बस सेंटेंस लंबा रहेगा, आप सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही उत्तर दीजिएगा। मेरे पढ़ाए बहुत से क्वेश्चन इसमें देखिए दोस्तों मिल रहे हैं। एएनएम के द्वारा कौन से रजिस्ट्रार का रख रखाव किया जाना चाहिए? तो स्कूल का रजिस्ट्रार जो होता है दोस्तों यही किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एएनएम के लिए नीति संहिता है? तो रोगी की गोपनीयता बनाए रखें। अगर किसी भी मरीज को बीमारी है तो ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए कि इस मरीज को जो है कैंसर हो गया है, एनीमिया है, या जो है प्लेटलेट डाउन हो गया है, डेंगू हो गया है, टाइफाइड हो गया, टीबी, ये सब नहीं बताना चाहिए। किसी भी रोगी का जो है ढिढोरा नहीं पीटते हैं कि इस रोगी को यह बीमारी हुई है। जो एएनएम हैं उनको यह रोगी की गोपनीयता बनाए रखने की जो है यही नीति संहिता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से रोगी के उपचार के दौरान एएनएम को काउंसलर के रूप में क्या करना चाहिए? बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह देना चाहिए। दोस्तों प्रश्न पुस्तिका खोलिए, फटाफट उत्तर को मिलाइए। कितना सही होता है कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है? उपर्युक्त एक क्वेश्चन उसमें ऑप्शन दिया था, उपर्युक्त सभी दोस्तों वही होगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है? तो पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध में को समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्व के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अति पोषण कहते हैं। यह सेंटेंस बढ़ा दिया है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अभ्यर्थी पढ़ रहे होंगे तो इसको जो है पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते होंगे। बहुत से अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे, लेकिन दोस्तों 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है, अति शोषण। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर निर्माण आहार है? तो क्या है? प्रोटीन। दोस्तों शरीर निर्माण आहार पूछ रहा है। बहुत से लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा लगाकर चले आए, तो यह नहीं दोस्तों। प्रोटीन हमें दाल से मिलता है, जितनी दाल वाली आइटम होती है दलहनी, उससे हमको प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। संरक्षित भोजन हमारे शरीर को क्या करता है? संरक्षित जो होता है वो प्रतिरक्षा को बढ़ाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गैर आवश्यक अमीनो एसिड। यह भी क्वेश्चन मेरा एकदम मिल रहा है डिक्टो। क्वेश्चन नंबर, इसमें तो दोस्तों कोई दम ही नहीं है। जो यह प्रश्न ये प्रश्न पुस्तिका आप लोग की आई थी, जो है प्रश्न, किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन के को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। बाझपन किस विटामिन की कमी से होती है? यह भी मैं पढ़ाया था, विटामिन ई की कमी से। बहुत बार रिपीट किया था दोस्तों, तब भी बहुत से अभ्यर्थी छोड़ के चले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया। दोस्तों ये हड्डी का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन कारण है? क्या है दोस्तों? भोजन के साथ चाय लेना। चाय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाय में क्या है? कैफीन वगैरह पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 6 माह के बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को माँ को क्या समझाना चाहिए? तो एएनएम जो है माँ को क्या समझाएगी? कच्चे भोजन से शुरू करें, मतलब हल्का और कच्चा भोजन से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए पोषण का क्या महत्व है? तो बच्चे को तेजी से वृद्धि और विकास है। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एएनएम को क्या करना चाहिए? तो भौतिक मापन, फिजिकल मेजरमेंट जो होता है। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। उदर के कौन सा भाग होता है? तो फंडस होता है, बॉडी होती है, पाइलोरस होता है। दोस्तों 3 भाग होते हैं पेट के, यह भी मैं बता चुका हूँ। मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइमल लाइपेज का उत्पादन करता है? तो अग्नाशय जो होता है वही लाइपेज उत्पन्न करता है। फेफड़े की बाहरी आवरण परत को क्या कहा जाता है? फुफ्फुसावरण, मतलब प्यूरल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखना चाहिए? बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। मैस्टिकेशन क्या है? यह भी मैंने बताया था आप लोग को। मैस्टिकेशन चबाने का कार्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए? दोस्तों लंबे समय तक मूत्र को रोकना नहीं चाहिए। मैं यह भी बताया था दोस्तों, मूत्र संक्रमण इसी से होता है। बहुत से लोग होते हैं पेशाब को रोके रहते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर आप पेशाब को काफ़ी देर तक रोकेंगे तो पेट में दर्द होने लगता है। और जो पेट में दर्द, क्योंकि दोस्तों जब पेशाब को रोकेंगे तो वो फैलाव होने लगता है पेट में, और जो फैलाव होगा तो पेट में दर्द होता है, उससे संक्रमण का भी खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं एकदम 100% सटीक आप लोग को जो आंसर बता रहा हूँ, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद मेरा आंसर की मिलाइएगा। देखिए बहुत काफ़ी मैच करेगा आप लोगों का। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ऑफिशियल आंसर की ही लेकर आया हूँ। अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? तो त्वचा का फटना। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषता में से एक है? तो अच्छी दोस्ती और रिश्ते। ये सब दोस्तों प्रश्न आए थे। ये सब कैसे कैसे प्रश्न पूछ लिया है, इतनी सिंपल जो है। अगर आप 70 क्वेश्चन किए होंगे बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा आपका। बहुत से अभ्यर्थी 80 क्वेश्चन तक किए हैं और डिक्टो अच्छा किए हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सिंपल आया था। और कट ऑफ कितनी जाएगी यह भी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा।
पहले आप लोग आंसर की को मिलान कर लीजिए और साथ में स्कोर भी बताते चलिए कि मेरा इतना स्कोर हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति में निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनता है, तो रक्षात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं हैं? वापसी, स्कूल, अस्वीकृत, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशा करना। यही ऑप्शन आपको मिलेगा। दोस्तों मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए यह जो है आंसर की लेकर आया हूँ। बहुत मैंने मेहनत किया है, उसके बाद जो है मैं इसको लिखा हूँ, लिखने के बाद आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक की संख्या आप लोग की बहुत कम रहती है। देखता हूँ व्यू ज़्यादा आते हैं लेकिन बढ़ते हैं, काफ़ी लोग जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम रहती है। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करिए, कितना मेहनत आप लोग के लिए करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। किस स्तर की रोकथाम से बचपन में स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देनी चाहिए? तो प्राथमिक रोकथाम जो होती है। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चरण को संचारण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है? खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार। अब दोस्तों देखिए, यह भी क्वेश्चन में पढ़ाया था आप लोगों को। कुकुर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? तो छोटी बूंद मतलब ड्रॉपलेट है। खसरा का कारक जीव क्या है? सीरोटाइप के साथ सिंगल स्टैंडर्ड आच्छादित आरएनए वायरस। ये भी ऑप्शन बहुत लंबा ऑप्शन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? 3 सप्ताह से अधिक अगर खांसी आ रही है तो यही क्षय रोग का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत का क्या होता है? खुद रोगी होता है दोस्तों, तो रोगी ही बताएगा मुझे ये हुआ है, तो वह सब जो है रोगी ही बताएगा। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों आवाज़ का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों एक ऑप्शन उसमें ऑकुलेशन दिया था, ऑकुलेशन मेथड वही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। तो दोस्तों पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा है? अवलोकन करके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं? तो थ्रेडी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन में एक दिया था थ्रेडी। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ते हैं। हाइपोक्सीमिया क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। उस स्थिति के लिए किस शब्दावली प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? तो आर्थोपिनिया। मैं बताया था शब्द से भी रिलेटेड कई क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है शब्द से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं दोस्तों। आधा जो है पेपर आप लोग का मैं हल करा दिया हूँ, अब आधा और बचा है, यह भी आज ही कराऊंगा दोस्तों। कल मुझे प्रॉपर वे में बता रहा हूँ कि जो आप लोगों का प्रश्न पत्र था नहीं मिला था धुंधला था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, तब भी मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। आज मुझे मिला है, वो भी धुंधला है, लेकिन तब भी जो है मैं इसीलिए राइट इसको लिख करके जो है आप लोगों के पास पहुँचाया हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। संक्रामक रोग के ग्रसित रोगी द्वारा कमरे का जो खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? तो कीटाणु शोधन कहलाता है। भ्रूण के जीवन धान होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को हम क्या कहते हैं? गर्भपात कहते हैं दोस्तों। जब बच्चा अंदर है, मान लीजिए पेट में बच्चा है और जांच करने के बाद पता चल रहा है बच्चा विकलांग है, बच्चा में कोई और डिफेक्टेड है, तो दोस्तों इसका एक टीफा जांच होता है। जब टीफा कराया जाता है तो उसी से पता चल जाता है कि बच्चे के क्या समस्या है। अगर कोई समस्या होती है गर्दन से होती है या और भी समस्याएं होती हैं, जैसे बच्चे का दिमाग हल्का हो गया हो या बच्चे का विकास अच्छा नहीं हो रहा हो, तो उस समय एबॉर्शन करवा दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों वह बच्चा अगर पैदा भी हो जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहता है। इसीलिए जो है यह किया जाता है, टीफा एक जाँच होती है। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। निम्न में से कौन गर्भपात का शिष्यता है दोस्तों? तो गर्भाशय शोध कहते हैं। ऑप्शन एमटीपी अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमानित केवल किस सप्ताह तक है? केवल 20 सप्ताह तक है दोस्तों। अगर वही जो कानून बता रहा हूँ दोस्तों, 20 सप्ताह तक आप जो है गर्भपात करा सकते हैं। यह एमटीपी अधिनियम 1971 के तहत है। यह भी टीफा जांच के माध्यम से ही है दोस्तों। जैसे मैं बताया हूँ, अगर बच्चे का दिमाग नहीं सही है, पूर्ण विकास नहीं हो रहा है, बच्चा विकलांग है, बच्चे का गर्दन हिलडुल नहीं रहा है, बच्चा अच्छा मूवमेंट नहीं कर रहा है जैसे, तो उस समय यह जो है अधिनियम जो है अगर 20 सप्ताह तक है तो 20 सप्ताह तक आप जो है एबॉर्शन करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। कौन सा हाइपरमेक्सिस ग्रेविडेरम के लिए पूर्व कारक नहीं है? तो प्राइमरी पैरा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार का होता है दोस्तों? यह भी मैं आप लोग को बताया था, तो 3 प्रकार के होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं दोस्तों। NIPI की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती है? तो दोस्तों तीसरे महीने से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब जब प्रेगनेंसी रुकती है तो दोस्तों फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। जब तीसरा महीना चलता है तो आयरन और कैल्शियम दोनों दिया जाता है, लेकिन उसका अंतराल होना चाहिए। आयरन और कैल्शियम एक साथ हम नहीं देते हैं। अगर हम आयरन की गोली सुबह दे रहे हैं तो कैल्शियम की गोली शाम को जो है यह सलाह दी जाती है। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भावस्था कोष शरीर के किस अंग में पहुंचता है? तो नाभि में पहुंचता है दोस्तों। 36 सप्ताह में नाभि तक आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। पेल्विक नस के दबाव के कारण गर्भावस्था में अवतीत पर कौन सा संकेत मिलता है? तो दोस्तों पीठ दर्द का संकेत मिलता है। जब पेल्विक नस की दबाव होती है तो दोस्तों पीठ में काफ़ी दर्द होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। प्लेसेंटा पूरी तरह किस सप्ताह में बनता है? तो 12वें सप्ताह में प्लेसेंटा बन जाता है, क्योंकि दोस्तों उसी के माध्यम से जो है खाना पीना बच्चे को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनोज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्या है? तो एमनियोटिक द्रव जो होता है दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड, वो 300 ml से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण जहां एंडोमेट्रियम अधिक संवहनी हो जाती है, तीव्र बहना शुरू हो जाता है, उसको हम मासिक धर्म चरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में शोधक मैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? तो 4 घंटे में दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत MTP अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? तो बच्चे के गंभीर विकलांग के साथ पैदा होने का जोखिम। अगर देखते तो यह देखिए तीसरी बार रिपीट हुआ यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। 64 पर पूछ रहा है दोस्तों, गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन सा लक्षण दिखाई दे सकता है? तो भ्रूण का वजन जो होता है यही दिखाई देता है। मधुमेह वाली जो गर्भवती महिला होती है तो भ्रूण का वजन कम होगा। अगर किसी पेशेंट को, जो गर्भवती महिला है, अगर शुगर पेशेंट है तो बच्चे का वजन कम होने लगता है। अच्छा दोस्तों, शुगर में भी यही होता है और BP बढ़ता है तब भी जो है बच्चे का वजन कम होना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्रीएक्लेम्सिया केस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है? किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है? विद्यालय में मिड डे मील। बहुत से अभ्यर्थी दोस्तों इसको गलत करके आए हैं। यह पोषण से संबंधित बात हो रही है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण की बात हो रही है। एक हिस्सा है तो मिड डे मील जो होता है दोस्तों वह है। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं दोस्तों। स्कूल स्वास्थ्य समिति 1961 के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालय के सबसे अधिक प्राथमिकता किसे दी गई है? तो बहुमंजिला को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। एक चिकित्सा अधिकारी को प्रति वर्ष कितने बच्चे को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए? 5000 से 6000 बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आए हैं। स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 अगस्त से 7 अगस्त, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। अगर आपके आंसर में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त दिया है तो आप वही लगाइएगा। जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन का केवल माँ के दूध प्राप्त करता है, जहाँ तक कि पानी भी नहीं, तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे? विशेष स्तनपान का। 71 पर चलते हैं दोस्तों। स्तनपान के फायदों में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं पूछ रहा है? कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से स्तनपान रखने के बच्चों को कौन सा तरीका उपयुक्त है? पूरे शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। कोलेस्ट्रम के बाद आने वाला जो दूध है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल मिल्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सबलिंगुअल कहते हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। दवाई देने से पहले कितनी बार उसकी जांच करनी चाहिए? तो दोस्तों 3 बार करनी चाहिए। नेम, डोज और स्ट्रेंथ, यह तीनों देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 पर चलते हैं। जितनी है ना बहनें हैं एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। एकदम सटीक मैं आंसर लेकर आया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, लिखा हूँ। लिखने के बाद देखिए दोस्तों हाईलाइट भी किया हूँ, फिर आपके लिए वीडियो भी फ्री में आप लोग को बता रहा हूँ। सिरिंज का वह भाग जहाँ सुई सिरिंज के साथ फिट होती है कहलाता है नोजल कहलाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन मुझसे कल गलत हो गया था, मैं बताया था इसको, तो यह नोजल होता है। आज आप लोग सही कर लीजिएगा। इसमें दिया है दोस्तों
यह सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते समय सुई को कितने त्वचा पर जो है, कितने कोण पर जो है लगाया जाता है? तो 45 डिग्री पर लगाया जाता है। उल्टी का इलाज करने वाली दवा का क्या नाम है? एंटी इमेटिक। दोस्तों यह सब रिपीटेड क्वेश्चन है। यह भी देखिए बहुत सिंपल है। मूत्र की बारंबार बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधि को मूत्रवर्धक डायूरेटिक कहा जाता है। बुखार के लिए आमतौर पर, ये तो सभी लोग सही करके आएंगे, बुखार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? पैरासीटामॉल, डाइक्लोफेनेक, एस्प्रिन और मेफेनमिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 81 चलते हैं। कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से नहीं है दोस्तों? उपचार को लंबा करने के लिए, यह जो है प्राथमिक मतलब फर्स्ट एड में यह नहीं आता है। फर्स्ट एड में फटाफट जो है आप ट्रीटमेंट करिए, छोड़ दीजिए। जैसे चोट चपेट लगा है तो पट्टी मलहम करके छोड़ दीजिए, ये नहीं कि लंबा हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। आमतौर पर कोहनी और टखनों जैसे जोड़ों पर बंधी हुई पट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन में क्रेप लाइन बैंडेज दिया है तो आप यही लगाएंगे, वैसे ट्यूबुलर बैंडेज होता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। नुकीले उपकरणों से लगने वाली घाव को हम क्या कहते हैं? छिद्रित घाव कहेंगे दोस्तों। जब नुकीला, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर नुकीला उसमें धंस गया तो क्या होगा? पंचर हो जाएगा। तो वही इसमें भी दिया है पंक्चर करके, पंक्चर जो है हील, जो इसमें छिद्रित घाव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? दोस्तों यह आप लोग देखेंगे तो प्राइवेट पार्ट चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो तो 1% ही दिया गया है। कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो पिता का जो है स्वास्थ्य यह नहीं निभाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। बच्चे में अग्र फ्रंटल कब बंद हो जाता है दोस्तों? 12 से 18 महीने में बंद हो जाता है, यही सही है, 12 से 18 महीने। यह भी क्वेश्चन मुझसे कल गलत हुआ था, लेकिन आप लोग सही कर लीजिएगा। 12 से 18 महीने में बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। जन्म से 1 वर्ष की आयु तक बच्चे को क्या कहा जाता है? न्यूनेट, शिशु कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। बच्चे को डूबने से बचाने के लिए घर पर क्या करना चाहिए? सभी जल भंडारण स्थान को कसकर बंद रखें, यही सलाह दी जाती है। ये इन सब क्वेश्चन में दोस्तों दम ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि 70 से 75 क्वेश्चन जो मेरे द्वारा जो मैं प्रैक्टिस सेट हल कराया था, जो क्लास में लिया था, करवाया था आप लोगों का, अगर आप लोग मन से किए होंगे तो 70 से 75 क्वेश्चन आप लोग सही करके जरूर आए होंगे। 60 तो जरूर ही किए होंगे। आंत्र और मूत्राशय, बाउल एंड ब्लैडर परीक्षण के लिए उपयुक्त आय कौन सी होती है? 2 से 3 साल होती है दोस्तों। और एरिक्सन के अनुसार किस उम्र में बच्चे में शर्म और संदेह पैदा होती है? शर्माने लगते हैं, जैसे पेशाब वसाब करना हुआ, या मतलब उस तरह जो है चड्डी उड्डी नहीं पहनते हैं, तो वह सब कब जो है किस साल की उम्र में शर्माने लगते हैं? जैसे चड्डी पहनना महत्वपूर्ण समझते हैं तो 1 से 3 साल की बात हो रही है दोस्तों, उसमें 1 से 3 साल दिया गया है। किस उम्र में बच्चे को अहंकार का विकास होता है? तो 1 से 3 साल में ही होता है, यह भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92। आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का वजन 3 से 3.5 ग्राम होता है और उसकी ऊंचाई देखिए दोस्तों 48 से 50 सेंटीमीटर होती है 1 महीने में? उसमें ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लींस की जांच करते हैं दोस्तों? 3 क्लींस की जांच करते हैं। एपगार स्कोर में 4 से 6 को नवजात में क्या माना जाता है? हल्का तनाव माना जाता है, माइल्ड। वैसे दोस्तों मॉडरेट होता है, 4 से 6 जो होता है वो मॉडरेट होता है, लेकिन इसमें माइल्ड दिया है तो माइल्ड ही आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क, दोस्तों यही सबसे सही है। क्वेश्चन नंबर 96 चलते हैं। प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधक का उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग से रोका जा सकता है? तो टिटेनस। अक्सर देखते हैं दोस्तों जो गर्भनाल वगैरह काटा जाता है तो वो जिस उपकरण से काटा जाता है वो लोहा का ही होता है, इसीलिए स्टील या लोहा जो भी होता है, तो इसीलिए टिटेनस का इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे बचाव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण की सकारात्मक संकेत माना जाता है? तो मॉर्निंग सिकनेस। जब जो है शुरू में प्रेगनेंसी रहती है तो मॉर्निंग सिकनेस मतलब बहुत थकाव आता है, उल्टी आती है, यह सब जो है होते हैं गर्भधारण के समय। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं दोस्तों। पोर्टोग्राफ के गर्भाशय फैलाव के प्रतीक क्या हैं? बहुत से लोग इसको गलत करके आए हैं दोस्तों। तो गर्भाशय का जो दर्शाता है अगर फैलाव है तो वह यक्ष दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक की संख्या लगभग आप इस वीडियो में हमको 3 से 4 हज़ार लाइक दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? तो तीसरे चरण में होती है दोस्तों। चौथा चरण आप लोग जान ही रहे हैं, साफ़ सफाई और
उसमें प्लेसेंटा वगैरह जो भी रहता है। तो तीसरे चरण में डिलीवरी का जो है तीसरा चरण जो होता है वह डिलीवरी प्रसव का चरण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके जो है प्रश्न पुस्तिका का, निम्नलिखित में से कौन प्रसव के चौथे चरण प्रबंधन के रूप में नहीं मार्क किया जाता है? तो प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन हम नहीं करते हैं दोस्तों, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आज लगभग दोस्तों मैं आप लोग को 100 क्वेश्चन जो आपके प्रश्न पुस्तिका में पूछे गए थे उसका आंसर बताया हूँ। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मिलान करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट के माध्यम से बताइए कितना आप लोगों का सही हुआ है, फिर मैं आप लोग को कट ऑफ बताऊँगा। अच्छा दोस्तों, आप लोग जब भी अपना सही बताइएगा तो कैटेगरी वाइज बताइएगा। जो अभ्यर्थी जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, विकलांग हैं, इसमें पुरुष नहीं केवल महिलाओं ने ही परीक्षा दिया है। तो दोस्तों जितनी एएनएम बहनें हैं वो लोग जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो दोस्तों अभी मौका है आपके पास रियल और ऑथेंटिक आंसर के न्यूज़ स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हर अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, जो लोग नहीं किए हैं। धन्यवाद।